Hello everyone. Hello all of you. Hope so you all are good and have enjoyed your Monday yesterday. And today we are going to start with our new chapter that is what all about budget. So we are going to start with chapter number 3 that is what all about budget. You can see the picture of Nirmala Sitharaman and Narendra Modi ji. Who is Nirmala Sitharaman, guys? Who is Nirmala Sitharaman? Who is Madam Nirmala? Finan- Very good. Finance minister. She is our finance minister. And every year she presents the budget. She presents the union budget for the country. So she is what all about. She manages the finance of our country. So Nirmala Sitharaman manages the finance of our country and presents every year the budget for our country. So okay. And who is Narendra Modi ji? Ma'am, what is the panchat question you are asking to us? Such a stupid question. Yes, Prime Minister of India. Okay. इनको तो कौन नहीं जानता भाई, ये तो बड़ी खास हस्ती हैं, इनको तो कौन नहीं जानता. ओके. बिफोर स्टार्टिंग विद बजट आई वांट टू नो आप लोगों ने आज तक बजट के बारे में क्या सुन रखा है. व्हाट डू यू नो बाय बजट? व्हाट डू यू नो अबाउट बजट? प्लीज लेट मी नो फ्रॉम योर साइड. आई वांट टू आस्क यू. वन सेकेंड, वन सेकेंड. एक एक करके कोनेन बोलो. Yeah, Kunin, I'm listening. Okay. His internet connection was not good, so he was left. अरे वाह भाई वाह, बड़ी सिंपल भाषा में क्या आंसर दिया है अमृता सारदा ने. मजा ही आ गया. आज तूने बता दिया कि तू पक्की मारवाड़ी है भाई. पक्की मारवाड़ी है. ठीक है. जैसे मैम घर का बजट वैसे मैम देश का बजट. जबरदस्त. मैम जैसा घर का बजट वैसा देश का. वेरी सिंपल. और उसने कुछ गलत भी नहीं लिखा है, उसने सही लिखा है कि जैसे घर का बजट वैसे देश का बजट. So budget is nothing but it's a statement of income and expenditure. बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. इट इज द एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. यस, वेरी गुड अकुल. इट इज द एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो अमृता ने भी सही आंसर दिया है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, हमारी मम्मी क्या करती है, हर महीने का एक बजट तैयार करती है. हर महीने हमारी मम्मी क्या करती है, हर महीने का एक बजट तैयार करती है. जैसे सपोज की बात है कि आपके फादर की सैलरी 1 लाख रुपए. ठीक है. और वो आपको पता है कि महीने की शुरुआत में आने वाली है. तो उसके पहले ही हमारी मम्मी क्या करती है, डिसाइड कर लेती है कि ये 1 लाख रुपए जो मेरे पास आने वाला है, इस पैसे को मैं कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली हूँ. मैं क्या कर तो हमारी मम्मी क्या कर लेती है, बजट बना लेती है कि इतना मेरे पास पैसा है, इसको मैं कहाँ खर्चा करूंगी. इतना पैसा बच्चे की फीस में गया, इतना पैसा दूध वाले का, और इतना पैसा इलेक्ट्रिसिटी वाले का, और काम वाली बाई का, राशन का, पानी का, हर चीज का मैं क्या कर लेती हूँ, बजट बना लेती हूँ कि इतना मेरे को खर्चा करना है, इतना मेरे को क्या करना है, खर्चा करना है. सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट योर बजट. जहाँ पे आप एक स्टेटमेंट बनाते हो, जहाँ पे आप क्या करते हो, एक स्टेटमेंट बनाते हो ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. ओके, समझ में आए? तो सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल अबाउट बजट. तो बजट क्या सिर्फ हमारे घर का बनेगा क्या भाई? देश को भी तो चलाना है, देश को भी तो आगे बढ़ाना है, देश में भी तो काफी खर्चे होते हैं. तो क्या उसके लिए बजट नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा. तो देश के लिए जो बजट बनता है, हम लोग यहाँ पे उसकी बात करने वाले हैं. देश में जो बजट, देश चलाने के लिए जो बजट बनाया जाता है, आज हम लोग उसकी बात करने वाले हैं कि देश चलाने के लिए हम लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी बजट. अगर हमको प्रॉपर तरीके से हमारा बजट चलाना है, तो प्रॉपर तरीके से हमारा देश चलाना है, तो हमको क्या लगेगा, बजट लगेगा. क्योंकि हमारा देश जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वो रेवेन्यू कमाती है पब्लिक से. तो अब वो रेवेन्यू को कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना, कितना यूज करना, किस जगह पे यूज करना, इस चीज का एस्टिमेशन तो होना चाहिए ना. एक स्टेटमेंट तो होना चाहिए कि इतना रेवेन्यू आया, इतना मेरे को खर्चा करना है. तो उसी स्टेटमेंट को कहा जाता है बजट. उसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है. एक मिनट गाइस. एक मिनट.
ओके, तो बजट का इंट्रोडक्शन समझा आप लोगों को, बजट का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो समझा आप लोगों को। ओके, तो बजट का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विच इंडिकेट्स कि कितना पैसा आपका आया और कितना आप कहाँ पे लगाने वाले हो। यानी एक साइड में आपकी रेवेन्यू रहती है और दूसरे साइड में आपका एक्सपेंडिचर रहता है कि इतना रेवेन्यू अगर आपके पास आया है तो ये रेवेन्यू आप कहाँ कहाँ लगाने वाले हो, उसका आप क्या बना लेते हो, बजट बना लेते हो। जैसे आप घर पे बनाते हो, जैसे आप अपनी पॉकेट मनी का बनाते हो, जैसे मम्मी बनाती है, तो वैसे ही देश के लिए भी क्या बनता है, बजट बनता है। ठीक है, और उसको प्रेजेंट कौन करता है, निर्मला सीतारमन, मतलब अभी की डेट में निर्मला सीतारमन, और इन जनरल फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपका बजट रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक छोटा सा बेसिक मीनिंग है बजट का इन जनरल। तो बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड, मतलब फ्यूचर के लिए ही तो बजट बनता है ना, शादी का ही बजट बनता है, महीने का ही बजट बनता है, तो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम अ बजट कैन बी मेड फॉर अ पर्सन, फैमिली, ग्रुप ऑफ पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट, कंट्री, किसी भी चीज के लिए बजट कहीं पे भी बन सकता है। अरे अपन बोलते ना, अरे भाई घर में शादी है बजट बना लो, ऐसा बोलते ना, अरे घर में ये काम है पार्टी होने वाली, बजट बना लो, इस महीने का बजट बना लो। ठीक है, अब बजट इज प्रिपेयर्ड टू हैव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हम बजट इसलिए बनाते हैं ताकि जो फंड्स हमारे पास अवेलेबल है उसका हम लोग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें। बहुत ही जनरल बेसिक मीनिंग है बजट का, लिख भी सकते हैं आप लोग। इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हम एक क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का, कि अगर हमारे पास इतनी इनकम आई तो हम इसका क्या करेंगे, कहाँ पे खर्चा करेंगे। एक एस्टिमेशन लगाते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का ओवर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग आज ही क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। अब बजट कैन बी मेड फॉर अ पर्सन, फॉर अ फैमिली, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट, कंट्री, फॉर एनीवन। ओके, हाउ, वही 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 बोलने का मतलब है हमेशा। अब बजट इज प्रिपेयर्ड टू हैव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास फंड्स है तो वो फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। अगर आपके पास बजट आप क्यों बनाते हो, ताकि जो आपके पास अवेलेबल फंड्स है उसको आप ऑप्टिमली क्या कर सको, यूटिलाइज कर लो, प्रॉपरली यूटिलाइज कर लो। जैसे आपके पास फंड्स है लेकिन आपने डिसाइड ही नहीं किया कि कौन सा पैसा आपको कहाँ लगाना है, कौन सा पैसा कितना आपको कहाँ पे खर्चा करना है। अगर आपने ये डिसाइड ही नहीं किया, इसका मतलब आप अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हो। आप अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि आपके पास पैसा पड़ा है, आप कहीं पे भी कैसे भी लगा दोगे तो वेस्ट हो गया ना। तो वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं कि बजट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। बजट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि हम पहले से ही बजट बना के चल रहे, पहले से ही प्लान करके चल रहे कि भैया हमको करना क्या है। समझ में आया। उसके बाद देखिए, अब एक थोड़ा बहुत ना फीचर्स ऑफ बजट, एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल बजट। अगर आप एक सक्सेसफुल बजट बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट सक्सेसफुल हो और उसमें प्रॉपर एलिमेंट्स हो, तो क्या क्या चीजें एक सक्सेसफुल बजट में होनी चाहिए। सिंपली ये आपके मॉड्यूल में नहीं है बट जस्ट फॉर अ बेसिक इंफॉर्मेशन, बजट का और क्रिस्टल क्लियर मीनिंग पढ़ने के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं ताकि हमको बजट एक बार अच्छे से समझना। ठीक है, एक्यूरेट स्पेंडिंग कैटेगरीज, आप यहाँ पे डिसाइड कर लोगे कि कौन सी कैटेगरी में आपको कितना स्पेंड करना है, और एक्यूरेटली आप क्या कर लोगे, डिसाइड कर लोगे कि कौन सी कैटेगरी में आपको कितने पैसे क्या करने हैं, स्पेंड करने हैं। सो दिस इज व्हाट व्हाई यू मेक द बजट, फॉर हैविंग द एक्यूरेट स्पेंडिंग ऑन द अदर कैटेगरीज। इनफ स्पेंडिंग कैटेगरीज, मतलब यहाँ पे इतना ही होना चाहिए, बस इतना काफी है, डिसाइड कर लेते हो कि इतना इनफ है। एक्यूरेट मतलब इतना होना ही चाहिए, इनफ मतलब इतना काफी है, बराबर। तो बजट बनाते समय आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। एक्यूरेट इनकम प्रोजेक्शंस, आप प्रॉपरली यहाँ पे क्या करोगे, इनकम का प्रॉपर प्रोजेक्शन करोगे, प्रॉपरली डिसाइड करोगे कि कितना इनकम है। कैटेगरीज फॉर इरेगुलर एक्सपेंसेस, डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पे इरेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, और कंसिडर करके आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा बजट में। ए लाइन आइटम फॉर सेविंग्स,
बजट बनाते समय कहाँ पे सेविंग करनी है, ये आइटम्स होने चाहिए. ट्रैकिंग फॉर कैश परचेसेस, realistic written goals and regular reviews. These are all the some basic points, some basic elements while making the budget. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है बजट बनाते समय. ये सारे एलिमेंट्स है बजट के, ठीक है. ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम बजट बनाते हैं. ज्यादा सीरियस में लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज बताया है, ठीक है. तो बजट क्या है? बजट इज नथिंग बट द एस्टिमेशन ऑफ revenue and expenses over a period of time. Okay, for a future period of time it is a estimation, or we can say budget is a financial statement of income and expenditure. And one more thing you should write there, budget is derived from the French word budgety, which means अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये बजट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, सो द वर्ड बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी विच मीन्स वॉलेट. समझा. सो बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी विच मीन्स वॉलेट. नोट डाउन कर लीजिए. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक ओवरव्यू आपको बजट से रिलेटेड दिया हुआ है, जिसमें आपको बजट से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, तो वो हम लोग देख लेते हैं. द फर्स्ट इंडियन, ये इसमें से भी कभी कभार एमसीक्यू आ जाते हैं. मैंने क्या बोला था, नोट्स और मॉड्यूल की हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर भी वो लोग एमसीक्यू पूछ लेते हैं, तो आपको वो चीज आना जरूरी है. और आएगी कब? जब आप पढ़ोगे. ये सोच के नहीं हो जाता अरे मैम ओवरव्यू ही तो है, इंट्रोडक्शन ही तो है, क्या करना है. ऐसा नहीं होता. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. सो द फर्स्ट, और ये ओवरव्यू यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, ये जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है जो आपको पता होनी चाहिए. बस सिंपली ये क्या है, इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. ओके. The first Indian budget was presented by Mr. James Wilson on February 18 in the year 1869. After the first Indian budget was presented by Mr. James Wilson on February 18 in the year 1869. After the Indian budget was introduced, so after the introduction of Indian budget on 7th April 1860 by the First India Company. As after the introduction of Indian budget by East India Company on 7th April 1860, first Indian budget was presented by Mr. James Wilson on 18th February 1869. So Indian budget was first introduced by East India Company on April 7 in the year 1860, and the first Indian budget was presented by James Wilson on February 18 in the year 1869. Is it clear? Is it confusing or what? So introduced by East India Company on April 7 in the year 1860, and after that presented by Mr. James Wilson on February 18 in the year 1869. Is it clear? till here? Okay. The first budget, this was before the independence, no? So the first budget of independent India was presented by then the finance minister Mr. R.K. Shanmukham Chetty on November 26, 1947. So this was the first budget presented by R.K. after independence. So after independence, the first budget by the first finance minister was presented by Mr. R.K. Shanmukham. Okay. Then till 1955 budget was only printed in English language. However, from 1955 to 56 budget started getting printed in both the languages Hindi and English. Sometimes this basic things also asked as MCQs in the exam. In which year it was started to be printed in which year it was started to be printed in Hindi and English, from which year it was started to be printed in Hindi and English. Okay.
who presented the budget after the independence first, who was the finance minister to present the budget after the independence first. This is the MCQ. You can also write there. This can be asked as MCQ. Here also sometimes they can ask before the independence first budget, MCQ. You can note down there. Okay. In the British era, the budget used to be presented at 5 p.m. Okay. So in the British era, at the time of Britishers, the budget used to present at the time of 5 p.m. This practice was discontinued in the year 2001 by presenting the budget at 11 a.m. हम लोगों ने ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया और हम लोगों ने 11 बजे क्या कर दिया, बजट प्रेजेंट करना शुरू कर दिया. ब्रिटिशर्स के टाइम पे 5 बजे बजट प्रेजेंट होता था और बाद में हमने ये प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करके बजट को 11 बजे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया. समझ में आया? Until 2017 the ritual was to present the budget on the last working day. ये सब आपको पता होना चाहिए, सब एमसीक्यू है. मैं इतना घोट घोट के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कितने बजे, फिर डिसकंटिन्यू करके कितने बजे प्रेजेंट होता. एमसीक्यू हो सकता है, ये भी एमसीक्यू आ सकता. यू नेवर नो, कुछ भी पूछ सकते हो लोग. ठीक है. फिर उसके बाद अंटिल 2017 तक के एक रिचुअल चला आ रहा था कि बजट वाज टू बी प्रेजेंट ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी. फेब्रुअरी का जो लास्ट वर्किंग डे होता था उस दिन हम लोग क्या करते थे, बजट प्रेजेंट करते थे. फ्रॉम लास्ट 2 years 18-19 से बजट इज नाउ प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब्रुअरी. पहले लास्ट था, अब फर्स्ट हो गया. 17 तक के फेब्रुअरी के लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट हुआ करता था और अब कैसे प्रेजेंट हो रहा है बेटा, ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब्रुअरी. ओके, नाउ इट्स चेंज्ड और व्हाट. ओके, नाउ इट इज फर्स्ट फेब. ओके, मिस्टर केसी न्योगी एंड मिस्टर एच.एन. बहुगुणा were the only 2 finance minister who did not present any Indian budget. Okay, can be asked as MCQ कि कौन से ऐसे 2 फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनने कभी भी फाइनेंस इंडियन बजट को प्रेजेंट ही नहीं किया. हो सकता है उनने पहले ड्रॉप आउट कर दिया हो या कुछ रीजन हो गया हो या उन्होंने बनाया नहीं हो. आई ऑल्सो डोंट नो द स्पेसिफिक रीजन, बट आई विल फाइंड इट आउट एंड आई विल लेट यू नो. ठीक है. तो ये 2 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने फाइनेंस बजट प्रेजेंट नहीं किया. इन लोगों ने एक भी फाइनेंस बजट प्रेजेंट नहीं किया. The record of presenting maximum number of budgets is held by श्री मोरारजी देसाई for presenting 10 budgets. ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने सबसे ज्यादा इंडियन बजट को प्रेजेंट किया. और कितने बजट प्रेजेंट किए मोरारजी देसाई ने? 10 बजट प्रेजेंट किए. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स was presented by श्री मोरारजी देसाई. कितने? 10. ओके. For the first time in 92 years, Union budget of 2017 merged the Union budget with the rail budget, which was usually present separately. इतने सालों में 92 years में पहली बार ऐसा हुआ कि रेल बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया, जबकि अभी तक रेल बजट को अलग से प्रेजेंट किया जाता था और यूनियन बजट को अलग से प्रेजेंट किया जाता था. ठीक है. यहाँ तक के किसी को कोई डाउट, कुछ डाउट लाइक था ही नहीं. हमको सिर्फ पढ़ना है और उसको याद रखना है. यहाँ तक के किसी को कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो फास्ट. अरे उनका बोलना ये है कि पहले रेलवेज का जो हम बजट बनाते थे उसको हम अलग से प्रेजेंट करते थे अपार्ट फ्रॉम यूनियन बजट. यूनियन बजट के अलावा हम रेल बजट को क्या करते थे, प्रेजेंट करते थे. लेकिन अब हम लोग हमने इस साल 2017 में क्या किया, 2017 में हम लोगों ने क्या किया, रेल बजट और यूनियन बजट को मर्ज करके एक साथ प्रेजेंट किया, जबकि पहले वो सेपरेटली प्रेजेंट होते थे. ठीक है. ओके. और आप लोगों को एक बात बताओ, क्या आप लोगों को डिटेल नॉलेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है, अगर आप पर्सनली पूछो तो जब हम एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो हम लोगों को रिलेवेंट टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए.
क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब हम लोग ओवर एनालिसिस पे चले जाते हैं और ओवर डेप्थ में चले जाते, तो जो बेसिक है, जो हमारे काम का है, जो रिलेवेंट है, वो रह जाता और हम डेप्थ में ही घुस जाते। तो जितना हमारे काम का, जितना हमारे लिए अभी फिलहाल रिलेवेंट, उसको हमको पढ़ना चाहिए। मैं बताती हूँ इसका कारण क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत ओवर एनालिसिस में जाते, तो खुद तो कंफ्यूज होते ही, टीचर को भी करते और आजू बाजू वालों को भी कंफ्यूज कर देते। सो कभी कभार इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें बहुत सी चीजें जैसी है ना वैसी ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं होता। अब जैसे लॉ ऑफ डिमांड, कोई कारण नहीं है, पूरा अजम्पशन बेस्ड है। अब उनने अजम्पशन क्यों लिए, क्यों बनाए, वो तो बनाने वाले को पता ना। तो कभी कभार हम लोगों को चीजों को जैसा का वैसा पढ़ लेना पड़ता और समझ लेना पड़ता। क्यों ना, हर चीज का क्यों काइको का आंसर नहीं रहता बहुत सी बार इकोनॉमिक्स में। मैं ये टॉपिक को रिलेटेड नहीं बोल रही, इन जनरल बात कर रही, ठीक है, समझ में आया। तो बहुत सारी चीजों के है ही नहीं आंसर्स क्यों काइको। अब जैसे परफेक्ट कंपटीशन हम लोग पढ़ते, उसके पीछे कोई कारण ही नहीं है, जबकि देखा जाए तो वो कंसेप्ट ही अनरियलिस्टिक है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। तो थोड़ा सा कैसा होना है, यहाँ पे आप लोगों को रिजिड होना पड़ता है कि जितना हमारे काम का उतना हमने पढ़ लिया और इतना ही हमको एग्जाम सॉल्व करने के लिए काम आने वाला है, तो इतना हम लोग पढ़ के एकदम तोड़ू एग्जाम सॉल्व करके आने वाले। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। ओवर एनालिसिस के चक्कर में पूरा भसक जाता, ठीक है। हम सबको पढ़ने के लिए बनाए। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। ओके नाउ, और अभी जो मैंने बात बोली है अभी, ये की टर्मिनोलॉजी से भी रिलेटेड है। देखो एक बात बताती हूँ मैं आपको, अब यहाँ से जो की टर्मिनोलॉजी शुरू हो रही है, ये जो टर्मिनोलॉजी शुरू हो रही है, अब वैसे देखा जाए तो इनका बहुत इनडेप्थ मीनिंग भी है। हाँ सही बात है, सही बोलिए मुझे, इन सबका बहुत इनडेप्थ मीनिंग भी है। अब देखा जाए तो ये तो लॉ है, और लॉ तो एक समंदर है, जितना उसमें घुसो उतना कम है। ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए, ये सब क्या है, लॉ का पार्ट है। अब अगर हम लोग वहां घुसने गए तो हमारी नैया डूब गई, क्योंकि हमको यहाँ पे उनने क्या सिर्फ बोला है कि सिर्फ तुम टर्मिनोलॉजी पढ़ो, और ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर कुछ एक आध तो एमसीक्यू आ सकते, और जैसी टर्मिनोलॉजी दी है वैसे ही एमसीक्यू आ जाएंगे। तो मैम ऐसा क्यों, फिर ऐसा पार्लियामेंट में क्या होता, फिर पार्लियामेंट में ऐसे कैसे डिस्कशन हो, ये सब अगर अपन देखने गए तो जितना आता उतना भी भूल जाएंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते समय आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी कि ज्यादा दिमाग नको लगाएं, क्योंकि ये कुछ चीजें इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप, मैं तो फिर भी कोशिश करूंगी समझाने की, लेकिन आप लोग कितना समझ पाएंगे ये बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, अभी के लेवल के हिसाब से। फॉर द CSEET आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे CSEET की पढ़ाई करने आए हैं, तो हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना ET के लिए रिलेवेंट है। फालतू की इधर उधर की पंचायत और इनडेप्थ स्टडी करके कोई मतलब नहीं है, उससे तुम्हारे एग्जाम में कोई भला नहीं होने वाला। तुमको जितनी करनी तुम कर लेना, ठीक है। चलिए, सो हाँ हाँ चलो, सो की टर्मिनोलॉजी, तो उसमें फर्स्ट आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हालांकि ये नाम हमारे लिए नया नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए नई नहीं है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे बाकी सारे लॉज के अंदर कैसे सेक्शंस होते हैं, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट, आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए, किसको, पार्लियामेंट को, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम April 1 to 31 मार्च। बोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको, पार्लियामेंट को सबमिट करना चाहिए कि कितनी कमाई हुई थी और कितना खर्चा हुआ। हम लोग बनाते ना P&L अकाउंट वगैरह, जैसे कंपनी का बनाते हैं बैलेंस शीट, P&L ट्रेडिंग, तो वैसे ही यहाँ पे आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना चाहिए, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ड्यूरेशन क्या है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू
31 मार्च, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ऑन 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को। तो याद कैसे रखेंगे? जीपी को एफए देगा। क्या याद रखेंगे? जीपी को एफए देगा हर साल का। कैसे बोलो? जीपी को एफए देगा हर साल का। और कौन सा आर्टिकल? 112, 112 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में चलता। समझा? वेरी गुड। दिस स्टेटमेंट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजुअली अ वाइट 10 पेज डॉक्यूमेंट। कितने पेज का रहता है? एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने पेज का रहता है बाबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैम 10 पेज का। ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड्स, कंटिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड्स एक जगह लिखे जाएंगे, कंटिजेंसी फंड्स एक जगह लिखे जाएंगे और पब्लिक अकाउंट एक जगह। आगे है ये सारी टर्मिनोलॉजीज, मेरे को मालूम है तुम्हारे दिमाग में आगे होगा। कंसोलिडेटेड फंड मतलब, कंटिजेंसी फंड मतलब मालूम, आगे देखने वाले। For each of these funds, the government has to present a statement of receipt and expenditure. और ये सारे फंड्स के लिए गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है कि कितना फंड आया और उस फंड में से आपने कितना खर्चा किया। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया? See, all are the things which we have to study further. We can see consolidated fund is the next part only. Okay, this is what all about. So we have to study one by one. So what is all about key terminologies? What is all about annual financial statement? And an annual financial statement is nothing but a financial statement given by, what did I say? Financial statement given by government to parliament for revenue and expenditure for each and every year, of revenue and expenditure of each and every year. And the statement is divided into 3 parts: consolidated, contingency and public. Okay, and it is of how many pages? 10 pages. It is of how many pages? 10 pages. Got it? Okay. Next terminology, consolidated funds. What is next terminology? Consolidated funds. So this is the most important of all government funds. Underline, this is the most important of all government funds. All the revenues raised by government, money borrowed and received from loans given by the government flow in the consolidated funds of India. मतलब जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ने रेज किया है, बोरो किया है लोन के जरिए, इसके जरिए जो भी रिसिप्ट गवर्नमेंट को मिली है वो सारी कंसोलिडेटेड फंड में जाती है और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहलाता है। क्या बोला गया है यहाँ पे? ऑल द रेवेन्यू रेज्ड बाय गवर्नमेंट, मनी बोरोड, रिसिप्ट्स फ्रॉम लोन्स, लोन से अगर कोई रिसिप्ट मिली है तो वो गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इन द कंसोलिडेटेड फंड्स। अरे गवर्नमेंट लोन देता है तो वो वापिस आता है ना, गवर्नमेंट किसी को लोन देता है तो वो वापिस आता है। तो वो सारी चीजें, कहीं से भी पैसा आया, आने की बात हो रही है, कहीं से भी पैसा अगर गवर्नमेंट रेज करता है, कहीं से भी रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट रेज करता है तो वो सारा रेवेन्यू कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। क्या बोला मैंने? वो सारा रेवेन्यू कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। ऑल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड, और जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसी फंड से किए जाते हैं। समझ में आया? एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल आइटम्स मेड फ्रॉम कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अब सुनो, हम लोग वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 कैटेगरी में बांट रहे थे। क्या बोला मैंने? हम लोग वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 कैटेगरी में बांट रहे थे, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक। तो अभी हमने एक कैटेगरी पढ़ ली, दैट इज व्हाट कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड मतलब क्या? जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ने रेज किया वो सारा कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है और मैक्सिमम खर्चे गवर्नमेंट ये कंसोलिडेटेड फंड्स में से ही करता है, कुछ आइटम्स को छोड़ के। और वो कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स के खर्चे हम लोग कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से करते हैं। समझ में आया? समझा?
रेवेन्यू रेज किया, कौन से फंड में गया, कंसोलिडेटेड फंड में। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करेगा, कंसोलिडेटेड फंड से करेगा। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं, व्हाट डिड आई से, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो वो कंटिजेंसी फंड्स और पब्लिक अकाउंट में से यूज करके करेगा। कुछ आइटम्स के खर्चे ऐसे होते हैं। आगे है, मैंने क्या बोला, जितना रेलेवेंट उतना पढ़ना, ओके। इंपॉर्टेंटली, no money can be withdrawn from this fund without the parliament's approval. This is the important line here. Without the parliament approval, you cannot withdraw any kind of money from the consolidated funds. What did I say? Without the approval of parliament, you cannot withdraw any kind of fund from the consolidated funds. Okay. Next. Demand for grants. What is all about? Demand for grants. Next, demand for grants is the form in which estimates of expenditure from the consolidated fund included in the annual financial statement. यहाँ पे क्या होता है कि आपने जितना भी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर का लगाया है कंसोलिडेटेड फंड्स में से, व्हाट डिड आई से, कंसोलिडेटेड फंड्स में से आपने एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन लगाया होगा। क्या बोला मैंने, कंसोलिडेटेड फंड्स में से आपने क्या किया होगा, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन लगाया होगा, तो उसको आप काय में इंक्लूड करते हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। उसको आप काय में इंक्लूड करते हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। एंड रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन इन द लोकसभा। अब सुनो, आपने क्या करा, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन किया, और वो एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन आपने किया कंसोलिडेटेड फंड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास देखो, इतना आपके पास, दूसरा पेन लेती रहे बाबा, एक मिनट, जैसे इतना आपके पास कंसोलिडेटेड फंड्स है, और इतने कंसोलिडेटेड फंड्स में से आपने कुछ एस्टिमेशंस लगाए, बराबर, और यही एस्टिमेशंस को आप काय में इंक्लूड करते हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हो, बराबर, कि कंसोलिडेटेड फंड्स में इतनी इतनी चीजों में ये खर्चा हम लोग करने वाले हैं, बराबर। अब उसके ऊपर आप क्या करते हो, वोटिंग कराते हो, उसके ऊपर आप क्या करते हो, वोटिंग कराते हो, कहाँ पे, लोकसभा में। आर सबमिटेड इन द परसुएंस ऑफ आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो वोट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 क्या होते हैं बेटा, सबमिट होते हैं। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, जैसे आप लोग मेरे पास आए, मैम ये रहा हमारा कंसोलिडेटेड फॉर्म और इसमें से हम इतना खर्चा करने वाले हैं, और हमारी, जैसे सपोज मेरी यहाँ पे एक टीचर्स का पैनल बैठा हुआ है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर्स का पैनल बैठा हुआ है, आप लोग एक स्टेटमेंट बना के लाए कि मैम ये रहा हमारा फंड और ये इसमें से हम इतना खर्चा करने वाले हैं, अब आप लोगों को इसके ऊपर वोट करना है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 हम लोग ये वोटिंग करेंगे इन लोकसभा, पार्लियामेंट में क्या होगा, इसका वोटिंग होगा, समझा, ओके। आगे भी और देखते हैं। The demand for grants includes provision with respect to revenue expenditure. अब कौन से खर्चे वो इंक्लूड होंगे यहाँ पे, वो बात कर रही है, कौन सी चीजों के लिए आप वोटिंग कराओगे। डिमांड फॉर ग्रांट्स किस चीज को इंक्लूड करता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड करता है, ग्रांट टू स्टेट इंक्लूड करता है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स टुगेदर विथ लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी बातें डिमांड फॉर ग्रांट में इंक्लूड करी जाती है। दैट मीन्स ये सारी बातों के ऊपर वोटिंग होती है, समझ में आया, कहाँ, लोकसभा में, समझा। जनरली वन डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ओके। हाउएवर फॉर लार्ज मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स मोर देन वन डिमांड इज प्रेजेंटेड। हर मिनिस्ट्री की तरफ से एक डिमांड प्रेजेंट करी जाती है, ठीक है, ओके। एक बार और सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कंसोलिडेटेड फंड्स है, कंसोलिडेटेड फंड्स में से आप एस्टिमेट कर रहे हो कि इतना इतना खर्चा होगा, और जो एस्टिमेशन आपने लगाया है उसके ऊपर आप वोटिंग करवाओगे पार्लियामेंट में लोकसभा मेंबर्स से, यही हो रहा है, बस इतना समझ लो। क्या बोला मैंने, कंसोलिडेटेड फंड्स है, उसमें से आपने क्या करा, ये खर्चे होने वाले ये एस्टिमेट कर लिया, बराबर, अलग अलग तरीके के खर्चे होने वाले ये आपने एस्टिमेट कर लिया, और ये सब चीजें आप लिखते कहाँ हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि ये मेरा कंसोलिडेटेड फंड्स है और इसमें से मैं इतने क्या करने वाला हूँ, खर्चे करने वाला हूँ। और आपने ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कहाँ कर दिया, लोकसभा में, और वो सारे लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे गाइस, वो सारे लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, वोटिंग होंगी। आप समझ में आया क्या, समझा,
और ये वोट सबमिट होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात कि ये डिमांड फॉर ग्रांट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो उन्होंने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अरे कुछ नहीं, इससे क्लियरिटी आती है बेटा। अब आपने जो भी किया है वो आपको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, कि किससे क्या किया, बताना तो पड़ेगा ना बॉस। ठीक है, यहाँ तक के कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक के? मैंने पहले ही बोल दिया, जितना बताया उतना सफिशिएंट है। फालतू का दिमाग लगाओ मत। 5 चैप्टर पढ़ने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग, समझा? इसके आगे भी अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इतनी सी टर्मिनोलॉजी के लिए ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं। जितना हिंदी में बताया लिख के रख लो नोटबुक में चुपचाप, सफिशिएंट है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज एप्रोप्रिएशन बिल। Appropriation bill gives power to the government to withdraw funds from the consolidated funds. Appropriation bill एक ऐसा बिल है जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड से क्या कर सके, पैसे विड्रॉ कर सके। इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में अगर गवर्नमेंट को कोई खर्चा करना है, ठीक है, और उसको अगर कंसोलिडेटेड फंड्स में से अगर पैसे निकालने हैं, तो एप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा विड्रॉ कर सकती है। अगर आपको कोई पूछे कि गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा विड्रॉ कैसे कर सकती है, तो आप क्या बोलोगे? विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। सो एप्रोप्रिएशन बिल इज यूज्ड टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स। ओके, पोस्ट डिस्कशन on budget proposals and the voting on demand for grants, the government introduced the appropriation bill. जब बजट के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, वोटिंग फॉर ग्रांट्स होती है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है एप्रोप्रिएशन बिल इन द लोकसभा। कि गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएशन बिल क्या कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं कि आप कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ना। अभी तो ऊपर पढ़ के आएगी, जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देगा, जब तक हम लोग फंड्स विड्रॉ नहीं कर सकते, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप बजट के ऊपर पोस्ट डिस्कशन करते हो, मतलब बजट प्रेजेंट करने के बाद जब आप पोस्ट डिस्कशंस करते हो, या जब आपका वोटिंग ऑन डिमांड हो जाता है, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है एप्रोप्रिएशन बिल इन द लोकसभा, कि हमको एप्रोप्रिएशन बिल चाहिए ताकि हम कंसोलिडेटेड फंड्स में से क्या कर सके, पैसा विड्रॉ कर सके। It is intended to give authority to the government to withdraw from the consolidated funds the amounts so voted for meeting the expenditure during the financial year. गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया अप्रोप्रिएशन बिल। अब वहां पे क्या होगी, अप्रोप्रिएशन बिल के लिए क्या होगी, वोटिंग होगी, और जब पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगा, दैट मीन्स अब गवर्नमेंट के पास अप्रोप्रिएशन बिल है और अब वो कंसोलिडेटेड फंड्स में से क्या कर सकता है, पैसा विड्रॉ कर सकता है। सिंपल बात ये है कि एप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसा बिल है जिसके जरिए आप कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जब आपके बजट का डिस्कशन, जब आप बजट के ऊपर पोस्ट डिस्कशन करते हो, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है एप्रोप्रिएशन बिल, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है, और पार्लियामेंट क्या देता है, अप्रूवल देता है एप्रोप्रिएशन बिल के लिए, और अप्रूवल आ गया, दैट मीन्स अब गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल को यूज करके कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा विड्रॉ कर सकता है। समझ में आया? समझा क्या? समझा? देखो क्या है, एक्चुअली मैंने इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया। ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इसके लिए आपको पूरा पार्लियामेंट का वो सर्कल पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाने में कुछ नहीं, लेकिन बहुत टाइम जाएगा और हम लोग हमारे सिलेबस के लिए लेट हो जाएंगे, कि हमको 2 चैप्टर और कंप्लीट करने, बिजनेस एनवायरनमेंट भी है, बराबर। तो मेरे को वैसे भी ब्रीफ और प्रिसाइज होना पड़ेगा, और जितना एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, नीडेड है, उतना बराबर बताऊंगी आपको मैं, कि इतना नीडेड है, इतने में आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। समझा? फालतू का तुमको पूरा बखान बता के कोई मतलब ही नहीं। मैं ब्रीफ और प्रिसाइज स्टडी में बिलीव करती हूँ, आपका पता नहीं, अब आप देखो मैंने वैसे ही करी।
आगे के चीजें अगले लेक्चर में लूँ क्या? मुझे ऐसा लगता है चीजें बाउंसर हो चुकी है, जैसा आप बोलो। यस ओके, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा ओवर हो गया है लेक्चर, तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते और फिर उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते। क्या पढ़ा? बजट पढ़ना शुरू किया, बजट का मीनिंग पढ़ा, वो क्या है? एक एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है ओवर अ, अच्छा, इट इज अ एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। A budget is made for person, family, group of people, business, government, country, etc. ठीक है, इट इज मेड फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी विच मीन्स वॉलेट, लिख लो। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें देखी। फर्स्ट बजट प्रेजेंट किसने किया? जेम्स विलियम ने। इंट्रोड्यूस कब हुआ? किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर उसके बाद फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन लेके आया? मिस्टर आर के शनमुखम। ओके, फिर उसके बाद पहले बजट इंग्लिश में प्रिंट होता था, बाद में हिंदी में भी प्रिंट होने लग गया। फिर पहले बजट 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, पर अब वो 11 बजे प्रेजेंट किया जाता है। पहले लास्ट डे ऑफ वर्किंग पे बजट आता था, अब फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग पे आता है, ठीक है, और फेब्रुअरी। ओके, फिर दो लोग ऐसे थे जिन लोगों ने आज तक कभी भी बजट प्रेजेंट नहीं किया, दो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे थे जिन लोगों ने आज तक कभी भी कोई बजट प्रेजेंट नहीं किया। दैट इज व्हाट मिस्टर केसी नोगी एंड एच.एन. बहुगुणा। जिसने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किए वो कौन था? मोरारजी देसाई। दैट इज व्हाट प्रेजेंटेड 10 बजट्स, ठीक है। और 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि रेल और यूनियन बजट को साथ में प्रेजेंट किया गया। की टर्मिनोलॉजीज में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट टू दी पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। कंसोलिडेटेड फंड्स, गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू है वो ये कंसोलिडेटेड फंड्स में जाएंगे और गवर्नमेंट सारे खर्चे इसी से करेगा, एक्सेप्ट द आइटम व्हिच हैव बीन डन बाय कंटिंजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट। और कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा निकालने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट का। डिमांड फॉर ग्रांट्स, यहाँ पे क्या होगा कि आप जो भी एस्टिमेट कर रहे हो खर्चे का, जो भी एस्टिमेट आप खर्चे का कर रहे हो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स, वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करोगे? इंक्लूड करोगे और उसके ऊपर क्या होगी बेटा? वोटिंग होगी, ठीक है। फिर एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल मतलब ऐसा बिल जो गवर्नमेंट को पावर देता है कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा विड्रॉ करने के लिए। समझ में आया क्या? और लोकसभा में इसके ऊपर क्या होती है? वोटिंग होती है। पोस्ट बजट डिस्कशन में प्रेजेंट किया जाता है और गवर्नमेंट, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, अप्रूवल आ गया तो दैट मीन्स गवर्नमेंट कैन विड्रॉ दी मनी फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड्स। कोई डाउट यहाँ तक के? इज देयर एनी डाउट? ऑल इज क्लियर? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लेक्चर की समाप्ति करते हैं यहाँ पे और हम कल मिलेंगे आगे के टॉपिक्स के साथ बजट के। इज देयर एनी डाउट गाइस? इज देयर एनी डाउट? ओके गाइस, ओके गाइस, ओके।